हम लोग अपनी रेलवे को वर्ल्ड क्लास रेलवे से कंपैरिजन कर रहे हैं और वर्ल्ड क्लास रेलवे बनाने की सोच है। तो ये मनीष जी और आप एक ही बात कह रहे हैं, बस ये शब्द अलग अलग है। एक मिनट, ये हम लोगों के एक स्टेज आएगी जब हमारी अर्निंग भी बढ़ेगी और हमारे जो ये कह रहे हैं ऑक्यूपेशन घटा ये भी बढ़ेगा। और आज आप देखेंगे हम लोग रेलवे के अंदर खर्चा और आमदनी का हर साल का रेशियो निकालते हैं, इस बजट में भी इन्होंने दिया है और लगभग उसी साल का उसी तरह का चल रहा है जो पहले 10 साल पहले था। जबकि इन्वेस्टमेंट पहले 10 साल पहले के और आज के इन्वेस्टमेंट 50% का अंतर है। तो इन्वेस्टमेंट आएगा तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वो तो फ्रेट फेयर में बढ़ाएंगे ना, वो तो रेलवे। मनीष जी, जो किसान है वो कुसुम योजना से कितना मजबूत हुआ है और सोलर इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा हुआ है इससे, और क्या उसके कुसुम के कंपोनेंट सेकंड 2.0 की जब मुख्यमंत्री ने मांग की थी 4 दिन पहले जब प्रहलाद जोशी आए थे। प्रहलाद जोशी, देखिए, मैं इंडस्ट्री की तो बात बाद में करूंगा, पहले मैं किसानों की बात करूंगा। अगर हम आज के परिदृश्य में देखें तो 2 बेसिक परियोजनाएं हैं, कुसुम कंपोनेंट ए और कुसुम कंपोनेंट सी। अगर आज तक की मैं बात करूं तो कुसुम कंपोनेंट ए में लगभग 1100 मेगावाट और कुसुम कंपोनेंट सी में लगभग 9 से 10 हज़ार मेगावाट के टेंडर्स ऑलरेडी राजस्थान में हो चुके हैं, जो कि पहले कई सालों में हुए ही नहीं। पहली बार है कि राजस्थान में पिछले 1 साल में इतने बड़े पैमाने पे कुसुम या कुसुम से जुड़ी हुई परियोजनाएं धरातल पे हैं और उसका सीधा लाभ किसानों को है। आज किसी भी किसान को अपनी ज़मीन पे जो मिनिमम टेंडर है वो सब स्टेशन के हिसाब से 1.5 मेगावाट से लेके 4 मेगावाट तक का वो प्रोजेक्ट लगाता है। तो आज उसको हर ईयर 1 मेगावाट के पीछे 16 लाख रुपए की आय होती है। और उसके इन्वेस्टमेंट के लिए भी केंद्र सरकार ने डायरेक्शन दिया बैंक्स को, 70% तक का लोन SBI और बाकी सारी की सरकारी बैंकें और गैर सरकारी बैंकें भी दे रही हैं। किसान को सिर्फ अपना उसके हिस्से का 30% पैसा लगाना है। आज आप ये देखिए कि इससे किसानों को, अगर मैं सारी की सारी कैलकुलेशन को मैं रिवर्स भी करता हूँ, IRR कैलकुलेशन जिसको हम कहते हैं, हमारे CA साहब या काफ़ी सारे समझते हैं, 7 साल के अंदर किसान को वो पैसा अपना रिवर्स हो जाता है और PPA उसका 25 साल का हो जाता है। यस, 7 साल के अंदर उसको पैसा वापस हो जाता है और PPA होता है 25 साल का। तो बचे हुए 18 साल वो किसान की घर बैठे आय है। हमारे राजस्थान के ऊपर सूर्य भगवान का आशीर्वाद है, 25 साल तक किसान बेफिक्री से उससे पैसा ले सकता है। अभी पिछले दिनों जो राइजिंग राजस्थान में MOU है उसमें कांग्रेस का ये आरोप है कि कई जगह PPA हुआ ही नहीं है। तो देखिए, वो डिफरेंट है। जो MOUs हुए हैं वो अलग अलग सेक्टर की हैं। कुसुम योजना केंद्र सरकार की योजना है, जो PPA हुए हैं वो राज्य सरकार के साथ हैं और उनके जो फॉर्मूले हैं उनके होने के वो डिफरेंट हैं। वो भी होंगे, आपके सामने आ जाएंगे। आपने जो स्पेशली किसानों की बात करी, मैं उसके लिए कह रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी डेफिनेटली संबल बनेगा। आज जिस तरीके से मेरे को आने वाले टाइम में एहसास हो रहा है कि राजस्थान, स्पेशली जयपुर, गुजरात में सूरत के बाद शायद सेकंड मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है इंडिया के अंदर सोलर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का। तो इसका सीधा फायदा राजस्थान के लोगों को, राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के उद्योग धंधों को होगा। तो पंकज जी कह रहे हैं कि सौर एनर्जी ही भविष्य है और ऊर्जा भविष्य है, क्योंकि अमेरिका में भी ऊर्जा संकट और कुछ पेट्रोलियम डीजल की खपत कम होने के कारण EVs के ऊपर से सब्सिडी कम की गई। तो राजस्थान की जो प्रगति है वो कुसुम में बीच बीच में हर्डल हुई है। नहीं, देखिए, अभी जो राइजिंग राजस्थान हुआ उसमें सबसे ज़्यादा जो एग्रीमेंट हुए हैं वो सोलर में हुए हैं और लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि जो बाड़मेर हो या और कई जिले हों 26 लाख करोड़ के जिसमें लगातार वहाँ की जनता उसको खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रही है, क्योंकि ये लगातार अभी तक कन्विंस नहीं कर पाए जनता को कि उनके लिए कितना बेनिफिशियल है। लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर पर सौर ऊर्जा आने वाले भविष्य में फ्यूचरिस्टिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी आपको जोड़ना पाऊंगा कि जैसे जो हेल्थ है, हेल्थ पे अभी भी 2% से भी कम बजट इन्होंने पूरे बजट का एलोकेशन किया है देश में। तो मुझे लगता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे और काम करना चाहिए। तो वैकेंसी की इन्होंने बात की, तो अकेले एम्स में ही 2500 से ज़्यादा पद खाली हैं। लेकिन आप इतनी सीटें बढ़ा देंगे कि उससे क्वालिटेटिव अगर नहीं डॉक्टर्स निकलेंगे तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है कि मेडिकल सेक्टर पर, हेल्थ सेक्टर पर कम खर्चा किया जा रहा है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर में जब हम GDP के आंकड़े देखते हैं तो उसका वेटेज वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। देखिए, ऐसा कहीं नहीं है। आप देखिए, खुद देखिए तो हेल्थ सेक्टर पर खर्चा काफ़ी ज़्यादा खर्चा है। और जो स्टडीज़ हैं, अभी आप देखें तो जैसे अभी एम्स हैं, एम्स जो खुल रहे हैं, एम्स के जो फीसेस वगैरह हैं, जो चीज़ें हैं, क्योंकि एम्स का सबसे बड़ी चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। अभी आपने देखा बहुत सारी, अभी जो राजस्थान के अंदर जब मेडिकल कॉलेजेस मिली तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो मुझे बताइए कहाँ होगा भाई। हॉस्पिटल आप जाएंगे, जब तक उसके पास मशीनरी नहीं होगी, जब तक पेशेंट नहीं होगा, जब तक हॉस्पिटल नहीं होगा, बड़ा हॉस्पिटल नहीं होगा, तब तक आप क्या करेंगे उसको? उसके पास वो पढ़ाएगा भी क्या, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा। तो अभी जो बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि कैटेगरी D की जो है वैकेंसी नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि बड़ी अजीब पोजीशन है, क्योंकि अब आप ये चाहते हैं कि पहले वाली जो पोस्टिंग है कि भाई एक जो है डाकिया होना चाहिए जो बेसिकली जो है साइकिल से डाक देना चाहता था। अब मुझे बताइए कि जब आपके पास में टेक्नोलॉजी आ गई, अब आपकी सीधी चली जाती है तो उसकी चीज़ नहीं, उसके दूसरा जगह आदमी आएगा। तो अभी जो चीज़ें हैं
लगातार जो है बढ़ रही हैं। अभी रेलवे की बात कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो वैकेंसीज हैं, जो टोटल वैकेंसीज हैं, वो लगभग 72,000 वैकेंसीज हैं जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सीधी हैं। अब मैं आपको उसकी बताता हूँ। भरी कब जाएंगी? नहीं भरी गई ना, भरी गई है, वो भरी गई है। मैं बताता हूँ आपको। अभी आप जयपुर में देखिए, जयपुर में जो कंपनी काम कर रही है ना, उससे आप पूछिए कि भैया आपका जो है आपके सैलरी और पे स्केल कितनी है और आपको किस पर रखा गया है ना। आज टोटल ये हालत है कि हमारे यहाँ पर इंफ्रा जो